हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ब्लैक बोर्ड फिजिक्स क्लासेस पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं साल 2022 बिहार बोर्ड के क्लास 12 फिजिक्स का जो एग्जाम हुआ था उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें टोटल हमको 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें से हम लोगों को 35 क्वेश्चन बनाना होता है। हम यहाँ पर 70 के 70 सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि शुरू किया जाए अगले यहाँ पर क्वेश्चंस को। तो आज का हमारा पहला सवाल है बच्चों, यहां दिया हुआ है कि 4 डायोप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ कैपेसिटी 4 डायोप्टर। 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो यहां पर ध्यान देंगे आप कि हम जानते हैं फोकस दूरी निकालने को बोल रहा है। फोकस दूरी जो है पावर का उल्टा होता है, तो 1/पावर। अब 1/पावर का मान कितना दिया हुआ है? 4। तो 4 रखेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25। 0.25 और लेंथ है क्योंकि फोकल लेंथ और एसआई यूनिट मीटर होता है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? 0.25 मीटर। ठीक है बच्चों, ओके। बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, 0.25 मीटर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों दूसरा, कहता है निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिस्पर्सिव पावर? डिस्पर्सिव पावर के लिए इनमें कौन सही है? तो आइए, ये फॉर्मूला है और इसे तो आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में बता पाओगे, वरना दिक्कत हो जाएगी बच्चों। डिस्पर्सिव पावर को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं और ओमेगा बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड बट्टा जो मीन होता है येलो को माना जाता है, तो म्यू वाई माइनस 1। और ये फॉर्मूला आपका बन जाता है डिस्पर्सिव पावर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखेंगे म्यू भी माइनस म्यू आर बट्टा म्यू वाई माइनस 1। ये हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे सवाल का। बढ़ते हैं हम तीसरे सवाल की तरफ। कॉपी कलम लेके बैठिएगा, है ना, फालतू का टाइम जो है बर्बाद मत कीजिए अपना, और आप कॉपी कलम लेके बैठिए और जहां जो फॉर्मूला आपको नहीं आता है, कॉन्सेप्ट नहीं आता, उसको जरूर लिखें। तीसरा सवाल है हमारा और ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। कहता है यदि कांच के एक लेंस, अब कांच का जो लेंस है बच्चों, तो कांच का लेंस बना हुआ है यानी कि ग्लास का बना हुआ है, तो हमको यहां पर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो चलो इसको म्यू एल बोल देते हैं हम लोग। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और कहता है कि हवा में फोकस दूरी एफ ए है, तो उसकी फोकस दूरी हवा में एफ ए है। और पानी, और यहां पानी डब्ल्यू जो है आपका पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे। और कहता है कि पानी में अगर उसको रखते हैं तो उसका जो फोकल लेंथ है यानी फोकस दूरी है, वो हो जाता है एफ डब्ल्यू। तो हवा में कितना है? एफ ए। और वाटर में कितना है? एफ डब्ल्यू वाटर में। तो हमसे पूछा कि इन दोनों में एफ ए और एफ डब्ल्यू में क्या रिलेशन होगा। आइए, सवाल थोड़ा समय लगेगा इस सवाल में, लेकिन अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। सो टेक योर टाइम। अब ध्यान दीजिए, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और चलिए लेंस मेकर्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं इसको। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला बच्चों ध्यान दे कि 1/एफ ए, एफ बराबर जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला होगा हमारा, वो होगा म्यू एल बट्टा म्यू एम। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट म्यू होता है, तो म्यू जो है आपका लेंस और मीडियम जो होता है वहां पे उन्हीं दोनों के बीच का रिलेशन होता है। अब यहां पर हो जाएगा आपका -1 इंटू 1/R1 -1/R। तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, इसका इस्तेमाल हम लोग यहां पे करेंगे। पहले बोला है कि हवा में कितना है? एफ ए। आइए हवा में निकालते हैं, तो फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए, 1/, क्योंकि हवा में निकाल रहे हैं तो जो लेंथ हो जाएगा फोकल लेंथ वो कितना हो जाएगा? एफ ए। एफ ए यहां पे सब पुट कर रहे हैं हम बराबर म्यू एल बट्टा म्यू एम। तो लेंस का म्यू एल कितना दिया है? 3/2, 3/2। और म्यू एम, तो म्यू एम यहां पर क्या होगा? एयर होगा, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? 1। तो नीचे 1 रखे
या ना रखे, बात बराबर है, तो ना रखते हैं। -1 तो -1 यहां पे हो गया, इनटू 1/R1 -1/R। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है और इसको हम वैसे ही का वैसे ही रखेंगे, इसको छेड़छाड़ नहीं करना। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए इसको बच्चों, 1/FA बराबर 2 इकाई 2, 3 में से 2 गया तो 1 बट्टा हो जाएगा 2, 1/2 रहे, और ये वैसे ही रहने दीजिए 1/R1 -1/R2। ठीक है, और अब हम निकालते हैं बच्चों, तो इसको समीकरण 1 मानना है तो मान लो, आराम से सॉल्व है, ऑब्जेक्टिव है, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग न्यूमेरिकल की तरह आराम से, ठीक जैसे सॉल्व होगा ये। अब हम लेते हैं मीडियम में, और मीडियम क्या हमारा वाटर, तो इन वाटर, ये वाला क्या था बच्चों, ये एयर में था, एयर में था ये, ठीक है ना। और अब हम लोग लेते हैं वाटर में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब हम लेते हैं वाटर में, तो वाटर में तो फॉर्मूला यही लगाएंगे 1/F। अब वाटर का जो फोकल लेंथ था उसको FW बोला है, FW, और यहां पे हो जाएगा आपका बराबर म्यू एल, तो लेंस का तो वही है 3/2, 3/2, और इस बार म्यू एम, और एम है वाटर, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर 4/3 दिया गया, 4/3, तो रख देते हैं बट्टा में, यहां 4/3, 4/3, और -1 है तो 1 रह दे, ठीक है, और 1/R1 -1/R2 उसको वैसे ही रहने दीजिए बच्चों। आइए आगे देखिए 1/FW, अब इसको सॉल्व करना होगा हमको, तो ये 3/2 था, इनटू ये ऊपर जाएगा, भाग में है, गुना होगा तो पलट जाएगा, 3/4 हो जाएगा, और -1 है तो -1 रहेगा, और ये जैसे है वैसे ही रहेगा 1/R1 -1/R2। ठीक बच्चों, अब ध्यान देना, 3 तिहाई 9 और 2 चौका 8, तो यहां देखिएगा कि इसको सॉल्व कर लिया जाए, 1/FW बराबर यहां होना चाहिए था, 1/FW बराबर 1/FW बराबर 3 तिहाई 9 बट्टा 4 दूनी 8 -1, ठीक है, इंटू 1/R1 -1/R2। ठीक है बच्चों, अब इसमें और उसमें दोनों में भाग कर दिए, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और समीकरण 1 में 2 से भाग कर दे या 2 से 1 में किसी से भाग कर दे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बच्चों, अब यहां उस इक्वेशन को लाके यहां भाग कर देते हैं, नीचे में भाग करेंगे तो ये 1/FW आ जाएगा बराबर, क्या आया है बच्चों, इसको घटा ले, है ना, 8 और 1, यहां पर नीचे में 1 मान के एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 9 और में से 8 घटेगा तो आएगा 1/8। लघुत्तम तो आपको आता होगा क्लास 12 के आप, तो यहां पर हो गया आपका 1/8, ठीक है, 1/8, और इनटू में वही 1/R1 -1/R2, रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई बदलाव नहीं आएगा, वैसे ही रहेगा। ये पूरा का पूरा बच्चों ये कट गया इससे, है ना, तो क्या बचा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप क्या बचा हमारे पास बचा 1/FA बट्टा 1/FW, तो FW सबसे ऊपर और FA सबसे नीचे चला आएगा, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों 1/1, FW ऊपर गया था सीधे FW बट्टा FA, FW बट्टा FA बराबर, FW बट्टा FA बराबर, और यहां भी देखिए बच्चों ये पलट के गुना हो जाएगा, 8 ऊपर और 2 नीचे, तो 8 ऊपर और 2 नीचे, ये हो जाएगा 2 चौका 8, कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2 चौका 8, कट गया, तो ये बचा FW बराबर, FA को उधर भेजेंगे तो कितना आएगा 4 इंटू FA, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर बच्चों 4FA। कितना हो गया, आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो इसका ले लें फटाफट, तो हम इसको पूरा क्लियर करके और लास्ट में आंसर आपको दिखा दे कि कौन सा आंसर है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब इसको हम क्लीन कर देते हैं, है ना, अगर दिक्कत हो तो दोबारा इसको जाके देखिए किस तरीके से सॉल्व किया गया है। तो हमारा आया है FW बराबर 4FA, और यहां पर आप ऑप्शन देख सकते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है, FW बराबर 4FA। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बच्चों। इस सवाल में थोड़ा टाइम ज्यादा लगा है, लेकिन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चौथा सवाल हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन संबंध प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता I और प्रकाश के तरंगदैर्ध्य लैम्डा के लिए सही है।
यानी कि हमसे ये पूछ रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट और लेमडा में क्या रिलेशन होता है। तो बच्चों याद रखें कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट और लेमडा में ये रिलेशन होता है कि आई जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा के पावर 4 के। ये होता है रिलेशन, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ओके। अब देखिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। बच्चों इसमें जो टिक लगा है ना उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमने इसको इंटरनेट से डाउनलोड किया था क्वेश्चंस को, और कोई बच्चा सॉल्व किया होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत किया होगा, टिक किया होगा भाई, तो उसका टिक किया हुआ है, हमारा नहीं है। ठीक है, हम जो कर रहे हैं वो रेड कलर से, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर कहता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए कौन सही है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है बच्चों, जैसा कि आपको याद होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ठीक है, या 1.602, उसी को अगर अच्छे से बोले तो हो जाता है 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। बढ़ते हम अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल कहता है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्य फलन है, यानी वर्क फंक्शन, सोडियम का वर्क फंक्शन कौन है इसमें से। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी बच्चों, कुछ के वैल्यूज आपको याद रखने पड़ते हैं, उनमें से एक ये है सोडियम, और इसका हम बस आंसर आपको बताएंगे कि कितना होता है। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे कि सोडियम का जो वर्क फंक्शन होता है वो 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बच्चों वर्क फंक्शन क्या होता है, तो वर्क फंक्शन होता है कि किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से जस्ट बाहर निकालने के लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, उसी को हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन, जितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। बढ़ते हम अगले सवाल, हमारे 7वें सवाल की तरफ बच्चों, जिसमें कहता है नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस इज, है ना, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों ध्यान दें कि जो टोटल जो संख्या होता है, आप टोटल जो एटॉमिक मास नंबर होता है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या दोनों को मिला के उसको हम बोलते हैं ए, और उसमें से अगर प्रोटॉन की संख्या को घटा दे तो निकल जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या, तो हो जाएगा आंसर ए माइनस जेड, और यहाँ पर दिया हुआ है आपका ए माइनस जेड, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ए माइनस जेड। ठीक है, बढ़ते हम अगले सवाल की तरफ, और फटाफट इस तरीके से ध्यान से पढ़ते जाइए। अगर आपको स्पीड स्लो लगे तो उसको 2x या 1.5x के स्पीड में आप देखिए, जैसे आपको ठीक लगता है, रिवीजन के लिए सबसे अच्छा होता है। इस तरीके से वीडियो को चला के आराम से सोते हुए भी देख सकते हैं आप, और बार बार जो है, पहली बार अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो उसको कॉपी कलम लेके बैठ के देखिए, सॉल्व करके देखिए, और उसके बाद रिवीजन के लिए आप उसको 2x के स्पीड पर लगा के और सो जाइए। अब ध्यान दीजिए बच्चों, हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इसमें से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो बच्चों आप जैसा कि जानते हैं, आप एक एक करके देखें, जो लाइट वेव है यानी प्रकाश तरंगे हैं वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अगेन एक्स किरणें हैं यानी एक्स रेज है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ध्वनि तरंगे, हाँ, साउंड वेव्स जो होते हैं, ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, साउंड वेव्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। कहता है पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण होता है। देखिए बच्चों, हीरा का क्रांतिक कोण बहुत कम होता है, क्रिटिकल एंगल, है ना, क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है डायमंड का, और ये सबसे कम होता है, बहुत कम होता है। और ये कितना होता है, तो इसकी वैल्यू को जरूर याद रखें, बहुत बार बार पूछता है। होता है 24.41 डिग्री, 24.41 डिग्री। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 10वां है कि फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है, यानी एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर होता है बच्चों। तो एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी का फॉर्मूला जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, ई बराबर क्या होता है, एच न्यू। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई बराबर एच न्यू, और यहाँ ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, फोटोन की ऊर्जा इसके बराबर होती है, यानी एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर होता है, यहाँ देख सकते हैं एच न्यू, ऑप्शन नंबर ए के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, यानी एच जो है चुंबकन क्षेत्र तीव्रता, वो किसके बराबर होता है, यानी उसका फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे बच्चों। और इसीलिए आपको बोले कि फॉर्मूला, बिहार बोर्ड के लिए यूनिट, डायमेंशन और फॉर्मूला बहुत जरूरी है। आप हर एक टॉपिक का जितना पढ़े हो, आप क्वांटिटी सबका यूनिट, डायमेंशन, फॉर्मूला याद रखोगे तो फॉर्मूले से आप डेफिनेशन बना सकते हो। इसका राइट आंसर होता है बच्चों ए, है ना, एच बराबर होता है बी नॉट बाई म्यू नॉट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखें, है ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग
फील्ड, यानी H का जो फॉर्मूला होता है वो बी डॉट बटा म्यू नॉट होता है। अगला हमारा सवाल है बच्चों, देखिए 12 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। बच्चों स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है। वोल्टेज को बढ़ाएगा तो सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा होगा, प्राइमरी में क्या होगा, कम होगा। सेकेंडरी में ज्यादा होगा और प्राइमरी में क्या होगा, कम होगा। तो सेकेंडरी प्राइमरी से ज्यादा है सेकेंडरी में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा सही है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है दिष्ट धारा के लिए प्रेरिक प्रतिघात होता है, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर डायरेक्ट करंट। बच्चों डायरेक्ट करंट का इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होता है, तो आइए जरा इसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। डायरेक्ट करंट का बच्चों इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होता है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है बच्चों एक्सएल। कितना होता है, एक्सएल। और एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। ठीक है, तो आप कहोगे ओमेगा एल होता है क्या, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, यानी ओमेगा जीरो होता है। तो जीरो गुने एल करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो याद रखना बच्चों कि ये आप जो क्वेश्चन पूछा था आपसे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए डायरेक्ट करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए डायरेक्ट करंट के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, कहता है कि धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट होता है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट है ना, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो कितना होता है बच्चों, तो फॉर्मूला होता है उसका NIA। क्या होता है, NIA। यहाँ पर m बराबर हो जाएगा आपका, m बराबर हो जाएगा आपका, m बराबर हो जाएगा बच्चों NIA। ये इसका राइट आंसर होता है, यहाँ दिया हुआ है NIA, यहाँ देख देंगे। ओके, बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 15। यहाँ पर भी देखो फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला बहुत ज्यादा पूछता है आपके एग्जाम में, इसीलिए फॉर्मूले सबसे पहले आप याद करें। ठीक है, तो 15 नंबर सवाल है बच्चों कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थवादी शक्ति का व्यंजक होता है, यानी द एक्सप्रेशन फॉर रियल एवरेज पावर इन एन अल्टरनेटिंग करंट। जो अल्टरनेटिंग करंट में पावर का फॉर्मूला होता है बच्चों, वो कितना होता है, तो पावर का फॉर्मूला होता है ERMS IRMS cos phi, ERMS IRMS cos phi। अब देखिए ध्यान से बच्चों, जहां दिया हो ERMS IRMS cos phi, वही आपका हो जाएगा यहाँ से पावर एवरेज ERMS IRMS cos phi, यही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कहता है शक्ति गुणांक के बराबर होता है, यानी पावर फैक्टर इज इक्वल टू। बच्चों पावर फैक्टर किसके बराबर होता है, तो पावर फैक्टर अभी बताया आपको, cos phi को पावर फैक्टर बोलते हैं, cos phi को पावर फैक्टर बोलते हैं बच्चों, cos phi को पावर फैक्टर कहा जाता है। cos phi को क्या कहता है, पावर फैक्टर। और cos phi का फॉर्मूला हो जाता है बच्चों R बट्टा जेड। क्या होता है, R बट्टा जेड। ठीक, अगर आप इसको ग्राफ के माध्यम से आप जानना चाहते हैं, आप अगर भूल गए कि कहां से आ जाता है ये, तो हम आपको भी याद दिला सकते हैं कि जैसे आप डायग्राम जो बनता है ये आर का होता है, ठीक है ना, और ये किसी का भी हो सकता है, एक्सएल हो सकता है, एक्सी हो सकता है, और यहाँ पर जो बनता है ना उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं, जेड कहते हैं, ये एंगल फाई होता है। ठीक है ना, तो अगर हम कॉस निकालेंगे बच्चों, तो कॉस क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। अब ये एक ट्रायंगल अगर मान ले हम इसको, तो ये हो जाएगा आर आधार हो गया और ये कर्ण जेड हो गया, तो कॉस फाई कितना निकल गया, आधार बट्टा कर्ण। इसीलिए राइट आंसर आपका हो जाता है शक्ति गुणांक, यानी पावर फैक्टर कितना होता है, आर बट्टा जेड होता है। ठीक है, अगले सवाल है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एल आर परिपथ में कलांतर होता है, यानी कि फेज डिफरेंस इन एल आर सर्किट। बच्चों एल आर सर्किट में, तो जैसा अभी पिछला सवाल देखा आपने बच्चों, उसी तरह का ये भी सवाल है आपका। तो आइए इसको भी हम आपको ग्राफ के माध्यम से सॉल्व करना सिखाएंगे, सिर्फ आंसर आपको नहीं बताने वाले हैं। आप आंसर देखने के लिए यहाँ नहीं आए हो, वो हर जगह आंसर लिखा हुआ, आप यहाँ आए हो सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। अगर कोई चीज आप समझ जाते हो तो याद रखना आसान होता है, आपको सॉल्व कर लोगे। रटोगे कितना, थोड़ा बहुत। एग्जाम में जाओगे अभी तो लगेगा कि तुमको याद हो गया है, लेकिन एग्जाम में जाओगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ए सही है कि बी सही है, कभी लगेगा सी सही है कि डी सही है, इस तरीके से होने कंफ्यूजन होने लगेगा, क्योंकि समझे नहीं रहोगे, रटे रहोगे, इसलिए बहुत गलती हो जाएगी। तो आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर हमसे पूछा है कि फेज डिफरेंस, यानी कि हमसे पूछा कलांतर, यानी फेज डिफरेंस कितना होता है। तो आइए फिर से हम सॉल्व करते हैं। एल आर सर्किट दिया है तो एक आर बना लेते हैं, और
एल जो होता है उसका एक्सएल यहाँ पर रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस डाल देते हैं, और ये होता है बच्चों फेज डिफरेंस, यही होता है फाई फेज डिफरेंस, यानी इसी को पूछा है हमसे। अब देखिए बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये तो आर हो गया, और अगर ये देखेंगे तो ये क्या है बच्चों, ये एक्सएल है। अगर इधर है तो उसको यहाँ भी तो लिख सकते हैं। अब देखो हमारे पास आर है यानी बेस पता है, और हमारे पास परपेंडिकुलर पता है, तो बेस और परपेंडिकुलर के बीच में यानी लंब और आधार के बीच में रिलेशन होता है tan थीटा का। तो tan यहाँ पर अगर फाई आप निकालते हैं बच्चों, tan फाई बराबर अगर आप निकालते हैं, लंब बटा आधार यानी एक्सएल बटा क्या हो जाएगा, आधार कितना है, आर है, एक्सएल बटा कितना है, आर है बच्चों, ठीक है ना। लंब बटा आधार एक्सएल बटा क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। अब यहां पर ऐसा करें कि फाई को रहने दें और tan को उस पार भेज देंगे बच्चों, तो फाई को अगर आप रहने दें, tan को उधर भेजेंगे तो tan गया तो tan इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, इनवर्स। और XL का फॉर्मूला आता है बच्चों ओमेगा L, और नीचे में R है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला राइट जो है tan इनवर्स ओमेगा L बट्टा R, ठीक है, ध्यान से दिख रहा है आपको पूरा अच्छे से, हाँ। तो ये हो जाएगा, आप अब ढूंढिए कौन सा है, tan इनवर्स ओमेगा L बट्टा R, ये सी जो है बच्चों आपका राइट आंसर है, tan इनवर्स ओमेगा एल बट्टा आर हो जाएगा। बढ़ते हम अपने 18 नंबर सवाल की तरफ। 18 नंबर सवाल हमारा देखिए क्या कहता है कि ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात होता है, यानी एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो होता है बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है, वो हमसे पूछा जा रहा है बच्चों यहाँ पर, है ना। तो ये जान लीजिए कि बच्चों की आउटपुट वोल्टेज बट्टा इनपुट वोल्टेज को ही हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं, यानी सेकेंडरी में कितना है बट्टा प्राइमरी में कितना है। तो सेकेंडरी में कितना है तो Vs है, प्राइमरी में कितना है Vp है, दोनों का अनुपात, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, Vs बट्टा Vp, है ना, सेकेंडरी का वोल्टेज बट्टा प्राइमरी का वोल्टेज, इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है कि आरसी का विमीय सूत्र होता है, यानी डायमेंशन हमसे पूछा जा रहा है बच्चों, आरसी का, किसका, आरसी का। यहां देखें किसका पूछा जा रहा है हमसे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आरसी, जहां आर क्या है रेजिस्टेंस और सी क्या है बच्चों कैपेसिटेंस, और इसका डायमेंशन। तो अगर आर और सी का डायमेंशन याद है तो डायरेक्ट बन जाएगा, है ना, और नहीं याद है तो कुछ भी कर लोगे तो एग्जाम में नहीं बनने वाला है ना। तो हम इसके लिए आपको एक ट्रिक बताएंगे, हम इसके लिए क्या बताएंगे, एक ट्रिक बताएंगे, और बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर देंगे, एकदम आसानी से, किसी डायमेंशन को याद रखने की जरूरत नहीं है, फटाफट बनेगा आपसे। तो चलिए बच्चों देखिए कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखेंगे। तो हमारा आरसी का निकालना है, तो आर और सी यहाँ पे लिख दिए। अब फॉर्मूला है जैसे कि आर को रहने दे, और सी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है क्यू बाई भी, क्यू बाई भी, ठीक है। अब आर को रहने दे, क्यू को भी रहने दे, ठीक है, और भी का फॉर्मूला होता है भी बराबर ओम्स लॉ से भी बराबर आई इंटू आर। अब आर, आर से आर का डायमेंशन कट जाएगा बच्चों, तो बचेगा ऊपर में क्यू और नीचे में क्या बचा आई, ठीक। तो क्यू आई बराबर होता है बच्चों यहाँ पर, जैसे क्यू बराबर होता है, ऊपर में अगर रख दे यहाँ पे क्यू का मान रख दे यहाँ पे, देखिए इसको हटा दीजिए, क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, आई इंटू टी, ठीक है, और नीचे में है आई बच गया, आई से आई कट जाएगा बच्चों, बचा टी यानी टाइम, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है टी। तो ऐसा ढूंढिए जिसमें सिर्फ टी हो, ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें सिर्फ टी हो। अब यहाँ वो ऑप्शन है आपको मिलेगा यहाँ पर डी ऑप्शन, एम जीरो है, एल जीरो है क्या, सिर्फ टी दिया हुआ है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम चमक गया होगा दिमाग में, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और अगर समझ में आया है तो कमेंट करके आप बताएं कि हाँ समझ में आया है, कमेंट करें, आपके कमेंट से हमें भी प्रोत्साहन मिलता है और हम आपके लिए मेहनत और ज्यादा करते हैं। कहता है बच्चों ध्रुव प्रबल्य का एसआई मात्रक होता है, यानी एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ का बच्चों एसआई यूनिट क्या होता है। अब देखिए ध्यान से इसको निकाल लेते हैं, पोल स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट। तो ध्यान दे बच्चों की पोल स्ट्रेंथ जो होता है ना, अगर हम डाइपोल मोमेंट देखें, डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है एम बराबर एम इंटू टूएल, एम इंटू टूएल, ठीक है बच्चों, एम बराबर एम इंटू टूएल। एम क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ये छोटा वाला एम क्या है, तो ये है पोल स्ट्रेंथ। जैसे याद कीजिए कि आप पहले चैप्टर में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो होता है Q इंटू टूएल, उसी प्रकार से तो ये भी है ना, ये Q इंटू टूएल है तो ये M इंटू टूएल है, और इसी M का हमको पूछा है बच्चों पोल स्ट्रेंथ का
हमसे पूछा है यूनिट क्या होगा, ठीक है, पुल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होगा। तो आइए इसको हम भेज देते हैं उधर, किसको, इसको। तो m बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये नीचे चला जाएगा m के, तो m बट्टा 2 इंटू एल, ठीक। अब अगर आपको m का यूनिट याद है तो ठीक है, नहीं तो उसका भी फॉर्मूला हम लिख देते हैं आपके लिए, यहाँ पे देखिएगा उसका m का होता है फॉर्मूला n i a, और नीचे में ये हो गया 2 इंटू एल, ठीक है। अब बराबर देखो, n तो नंबर ऑफ टर्न्स होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता, I यानी एम्पियर करंट का, और एरिया यानी मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, मीटर स्क्वायर। और नीचे में 2l, 2l क्या है, लेंथ है, तो लेंथ का क्या होता है, मीटर, तो मीटर से एक मीटर कट गया तो क्या बचेगा बच्चों, एम्पियर मीटर, और यही इसका ऐसा यूनिट होता है पुल स्ट्रेंथ का, एम्पियर मीटर। अब ढूंढे कहां दिया हुआ है, तो ये है आपका राइट आंसर, एम्पियर मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है यहाँ पे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है, यानी वर्क डन इन डिफ्लेक्शन ऑफ ए मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब हम डिफ्लेक्ट करेंगे, उसको हम मोशन लाएंगे उसमें, तो कितना वर्क करना पड़ेगा बच्चों, तो वर्क जो करना पड़ता है वो करना पड़ता है आपका W बराबर MB1 माइनस कॉस थीटा। अब ढूंढिए कहां है W बराबर MB1 माइनस कॉस थीटा, तो ये राइट आंसर यहां पर दिया हुआ है, वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग ए मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो होता है MB1 माइनस कॉस थीटा। आप इसको इस तरह से भी याद रखते हैं, जैसे एक और फॉर्मूला सेम टू सेम होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जब घुमाते हैं तो वर्क वहां भी करना पड़ता है, और वहां का जो वर्क आता है वो सेम टू सेम आता है, ऐसा ही वर्क बराबर हो जाता है आपका PE1 माइनस कॉस थीटा, बहुत आसानी के साथ PE1 माइनस कॉस थीटा हो जाता है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक को याद रखो तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, देखो यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है तो P से यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और बाकी अंदर में तो 1 माइनस कॉस थीटा दोनों में। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। हमारा कहता है 22 नंबर की सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, यानी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है बच्चों। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, m बराबर होता है 1 प्लस डी बट्टा एफ, 1 प्लस डी बट्टा एफ, 1 प्लस डी बट्टा एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, कहता है संपर्कित दो लेंसों की शक्ति क्या होती है, यानी दो लेंस कांटेक्ट में है, पावर ऑफ टू लेंसेज इन कांटेक्ट इज। अब कांटेक्ट में जो लेंस होते हैं उनके पावर का बहुत आसान फॉर्मूला होता है, P बराबर P1 प्लस P2, और यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, P बराबर P1 प्लस P2। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों, यहां पर कहता है कि यदि म्यू जी यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों 4/3 है, तो कहता है म्यू जी डब्ल्यू निकाले। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं बच्चों, यहां से हमसे पूछा गया है कि यहाँ जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, वाटर का दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है ये कि म्यू जी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, तो हम लोग निकाल देते हैं इसको। तो म्यू जी डब्ल्यू का मतलब होता है बच्चों म्यू जी बट्टा म्यू डब्ल्यू, म्यू जी बट्टा म्यू डब्ल्यू। अब दोनों का मान दिया हुआ है, म्यू जी कितना है 3/2, और म्यू डब्ल्यू कितना है आपका, म्यू जी कितना है आपका, यहाँ म्यू डब्ल्यू कितना है 4/3 है। अब इसको भाग में है, गुना में लाइए पलट के इसको, तो 3/2 गुने ये ऊपर गया तो 3 बट्टा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9 और 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, 9/8 हो जाएगा आपका मान, और राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि दो का म्यू जी और म्यू डब्ल्यू, ग्लास और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था और पूछा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या हो जाएगा। तो जो यहां रहता है वो ऊपर में जाता है और यहाँ वाला नीचे में चला आता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा है 25, कहता है कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है, यानी क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास, क्रिटिकल एंगल ग्लास के लिए कितना होता है, तो इसको याद रखें, लगभग 42 डिग्री के होता है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 डिग्री, नियरली कितना, लगभग 42 डिग्री, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ देखें, क्या कहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की कैसी प्रकृति होती है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा होता है।
तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों कैसा होता है, आप सभी लोग जानते हैं ट्रांसवर्स नेचर का, ट्रांसवर्स नेचर का होता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स हो जाएगा। अनुप्रस्थ, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, अनुप्रस्थ कहेंगे, ट्रांसवर्स नेचर। हमारा अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 27, और यहां पर ये आपके 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका डेरिवेशन, है ना, इसका डेरिवेशन। और आप सभी लोगों को जो तैयारी सीरियसली कर रहे हैं उनको सच में याद हो गया होगा, एक बार देख के जवाब दे दिए होंगे, और नहीं दिए हैं तो बच्चों तैयारी करो ढंग से, ठीक है। तो यहां पर हमसे यही पूछा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बच्चों, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बट्टा 2 बट्टा साइन ए बट्टा 2। अब ढूंढिए कहां है ये, तो ये हमको यहां पर दिख रहा है, साइन साइन ए प्लस डेल्टा एम। डेल्टा एम क्या है, मिनिमम डेविएशन है यहाँ पे डेल्टा एम, और ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, और ये रिलेशन होता है, ये 5 नंबर के लिए बहुत वीवीआई होता है, 5 नंबर के लिए। इसको बहुत अच्छे से आप तैयार कर ले बच्चों, ठीक है। अब ध्यान दें, यहां पर हमारा अगला सवाल है, हमारा अगला सवाल है बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया है, ए। राइट आंसर क्या हो गया इसका, ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, कहता है प्रकाशीय पथ के बराबर होता है, यानी कि ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू, ऑप्टिकल पाथ बच्चों किसके बराबर होता है वो हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्टिकल पाथ जो होता है बच्चों वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू पाथ लेंथ के बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू लेंथ ऑफ पाथ। अपवर्तनांक तथा पथ की लंबाई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपवर्तनांक तथा पथ की लंबाई। फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद करो बच्चों, आप अगर फॉर्मूला याद करते हो तो 35 के 35 ठोक के आओगे, है ना, 35 के 35 सवाल आप पूरे पूरे बना के आओगे, किसी न किसी रूप में आपका फॉर्मूला आपका साथ देता है। अब यहां बच्चों सवाल है कि निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है ना, छोटे के लिए शॉर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द शॉर्ट मैग्नेट, एक शॉर्ट मैग्नेट के लिए क्या सही है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही होता है, डाइपोल के कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो भी यही होता है, और मैग्नेटिक फील्ड में भी यही होता है कि इक्वेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक्सिस के आधा होता है, या एक्सिस वाला इक्वेटर के दुगना होता है, एक्सिस वाला इक्वेटर के दुगना होता है, एक्सिस वाला इक्वेटर के दुगना होता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक्सिस वाला अक्षीय वाला निरक्षीय के दुगुना होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 है, कहता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक होता है। बच्चों कह रहे हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला बहुत जरूरी है, यहां पर भी हमसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है बच्चों, और इसका फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, डेरिवेशन तो इतना कर नहीं सकते यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बच्चों, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि टी बराबर टाइम पीरियड, हमसे पूछा है कि एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए मैग्नेट ऑसिलेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट जो है ऑसिलेट कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड का, है ना, दोलन जो कर रहा है उसके टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टी बराबर 2 पाई आई बट्टा एम बी, और यहाँ पर बी जो है एच जो है वो आपका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दे दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमसे फॉर्मूला पूछा था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, टी बराबर 2 पाई रूट अंडर आई बट्टा एम बी एच। चलिए अगला सवाल देखेंगे बच्चों, इसी से रिलेटेड आपको मिलेगा नेक्स्ट सवाल 31 जो है क्वेश्चन नंबर, इसी से, तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर, देखिएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमसे पूछा कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH, हमने कहा ना BH जो है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय सुई की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी N के लिए सही है, यानी N और BH में क्या रिलेशन है, N और BH में क्या रिलेशन है, हमसे ये पूछ रहा है, N और BH एक दूसरे पर किस प्रकार से रिलेशन है, किस तरीके से संबंधित है ये। तो आइए हम आपके लिए वही पीछे का जो फॉर्मूला था बच्चों यहाँ पे कि टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बट्टा एम बी एच, इसी फॉर्मूले से हम निकाल के आपको दिखाते हैं, और इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं आपके लिए यहाँ पे। अब देखिए बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला हम उठाते हैं वहां पे कि टी बराबर 2 पाई, टी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई बट्टा एम बी एच, सॉरी यहाँ पर एच छोटा सा यहाँ पे ले लेंगे हम लोग, एच जो कि हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के लिए दिखाएगा। अब देखिए बच्चों, टाइम पीरियड जो होता है बच्चों वो फ्रीक्वेंसी के उल्टा होता है, और हमको फ्रीक्वेंसी ही पूछा है बीएच में, तो हम क्यों ना इस टाइम को अगर उल्टा करेंगे 1/t करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। तो पहले इसको उल्टा करते हैं 1/t,
तो इधर भी सब उल्टा हो जाएगा 1/2 पाई, ठीक है ना। इधर भी अंदर में भी सब उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा MBH/I हो जाएगा। अब 1/T को फ्रीक्वेंसी कहते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 1/N। फ्रीक्वेंसी को क्योंकि हम लोग F से दिखाते हैं, न्यू से, और N से भी, तो यहाँ N से दिखाया तो N रख दिया यहाँ पे। अच्छा, ये 1/T बराबर N हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट N होता है, तो N बराबर हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट MBH, है ना, बट्टा I हो जाएगा। अब क्योंकि हमको देखो इधर रूट लगा हुआ है, तो हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ बच्चों, तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा n का स्क्वायर बराबर 1/2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, और ये रूट हट जाएगा, बचेगा MBH/I। और हमसे बच्चों सिर्फ n और BH के बीच रिलेशन पूछा है। आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर कि n स्क्वायर है इधर, और इधर सीधे क्या है, BH, यानी n स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH। n क्या फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के, BH। अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर हमारा 32, और यहां पर कहता है निम्नलिखित में कौन टेंजेंट के नियम के लिए सही है। टेंजेंट के लिए नियम के लिए सही क्या होता है, तो B बराबर BH tan थीटा, ये भी एक फॉर्मूला है और इसे आप याद रखेंगे। B बराबर BH tan थीटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टेंजेंट लॉ। टेंजेंट की लॉ के लिए क्या सही है, B बराबर BH tan थीटा हो जाएगा फॉर्मूला आपका। अगला हमारा सवाल है बच्चों, देखिए फटाफट, जो सवाल डायरेक्ट वाले हैं उनको डायरेक्ट करके आगे निकलते जाते हैं, जिन पर हमको अच्छे से समझना चाहिए उनको ढंग से भी समझेंगे। कहता है अपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होती है, नहीं, रिलेटिव परमिएबिलिटी बच्चों, अंग्रेजी में अगर आप देख रहे हैं तो रिलेटिव परमिएबिलिटी किसके बराबर होता है, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए इसको जरा हम लोग सॉल्व कर देते हैं। रिलेटिव परमिएबिलिटी किसके बराबर होता है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों कि म्यू आर बराबर होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम बट्टा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ म्यू नॉट जो है बच्चों फ्री स्पेस का है, ऊपर वाला वो जो है मीडियम का है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है बी स्क्वायर बराबर, यहाँ देखेंगे बच्चों बी एच का स्क्वायर प्लस बीबी का स्क्वायर। यहाँ पर पाइथागोरस का लॉ लगाना है। देखिए आपको दो गो अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, एक हॉरिजॉन्टल वाला है बी एच है और एक वर्टिकल वाला है बीवी है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और दोनों को जोड़ के क्या आता है, बी आता है। तो आप जानते हैं ना बच्चों कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वही रिलेशन लगा के यहाँ फॉर्मूला क्या निकल जाता है आपको कि बी स्क्वायर बराबर बी एच का स्क्वायर प्लस बीवी का स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 35 और कहता है निम्नलिखित में कौन सा निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो वैक्यूम में चलता है ना, यानी कि वैक्यूम में जो चलता है उसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वो सी जिसको हम लोग कहते हैं, तो सी का फॉर्मूला क्या होता है, किससे संबंधित है, फॉर्मूला होता है सी बराबर 1/√μ0 into एप्सिलॉन नॉट, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, है ना। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बराबर 1/μ0 into एप्सिलॉन नॉट, 1/√μ0 into एप्सिलॉन। अब अगले सवाल की तरफ है बच्चों, हमारा कहता है 36 नंबर कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई बराबर होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। देखिए क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे बच्चों कि आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना होता है, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है क्यू बाई ए। चार्ज पर यूनिट एरिया को कहते हैं बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट आंसर हो जाएगा क्यू बाई ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्यू बाई ए। अगला हमारा सवाल है बच्चों कि गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता कितनी होती है, हमसे ये पूछ रहा है। फॉर्मूला है बच्चों डायरेक्ट, फॉर्मूला है यहाँ पे डायरेक्ट, फॉर्मूला होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू R बट्टा R माइनस R, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला है। गोलीय संधारित्र मतलब स्फेरिकल कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो ये वाला हो जाता है। अगला हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर। यहां पर पूछ रहा है बच्चों कि μ2 का क्या मतलब होता है। अभी एक पीछे सवाल भी आपको μg/w वाला बताया है, सेम उसी से पूछा है। अरे भाई μ2 का मतलब होता है μ2 बट्टा μ1। क्या होता है μ2 का मतलब क्या होता है, μ2 बट्टा μ1 होता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 1 हो जाएगा। μ2 बट्टा क्या हो जाएगा,
म्यू1 हो जाएगा, म्यू2 बट्टा म्यू1 हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर, हमारा अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 40, कहता है कि रेटिना पर बनने वाले, हमारे आंखों की रेटिना पर जो बनता है प्रतिबिंब, वो किस प्रकार का होता है? इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना एज, इमेज जो फॉर्म होता है बच्चों रेटिना पर, वो कैसा बनता है? इमेज जो बनता है बच्चों रेटिना पर हमारे, वो रियल बनता है और उल्टा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। ढूंढिए रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। हमारा अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 41, कहता है खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या होती है? यानी द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है? मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है माइनस एफ ओ बट्टा एफ ई, माइनस एफ ओ बट्टा एफ ई, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 42 से बच्चों कि निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो? रेनबो जो बनता है वो तो कई कारणों से बनता है, लेकिन इनमें जो ऑप्शन दिया है उनमें से चुनना है आपको कि किसके कारण बनता है। तो रेनबो क्या होता है बच्चों कि आकाश में हमको रंग बिरंगा जो है इंद्रधनुष जैसा चीज दिखाई देता है ना। तो रंग बिरंगा क्यों बनता है भाई? आप जानते हो कि जब एक लाइट जो है किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो 7 रंगों में बढ़ जाती है, इसे कहते हैं हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है तो वहां भी कुछ इसी तरीके का फेनोमेना होता है जिसके कारण बनता है। तो हम कह सकते हैं कि डिस्पर्सन के कारण, यानी वर्ण विक्षेपण के कारण हमको कलरफुल धनुष दिखाई देता है आकाश में। अब देखिए बच्चों हमारा अगला सवाल है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, कहता है 43 की निर्वात का परावैद्युतांक होता है, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है बच्चों? परावैद्युतांक निर्वात में क्या होता है? 8.85, 10 के पावर माइनस 12, 8.85 इंटू 10 टू पावर 10 के पावर माइनस 12 आपको हो जाएगा फैराड पर मीटर, है ना। परमिटिविटी ऑफ क्या पूछा हमसे? फ्री स्पेस पूछा है, 8.85 10 के पावर माइनस 12 फैराड पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर है आपका 44 कि वैद्युत द्विध्रुव, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों? कूलम्ब मीटर होता है। किस फॉर्मूले से? तो इससे निकाल दो, Q इंटू 12 हो जाएगा आपका, तो Q चार्ज और यहाँ लेंथ का हो जाएगा मीटर, हो जाएगा आंसर कूलम्ब मीटर। क्या हो जाएगा बच्चों? कूलम्ब मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि कूलम का नियम का सदिश रूप क्या होता है? अरे बहुत इजी सवाल है। कूलम्स लॉ क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। लेकिन अगर आप वेक्टर लगाएंगे तो एक आपको नीचे में क्यूब करना पड़ेगा और ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। एक R एक्स्ट्रा गया ना तो इधर स्क्वायर की जगह क्या आ गया? क्यूब आ गया है और वेक्टर लग गया, सदिश लग गया, ये डायरेक्शन भी हमको बताएगा। तो वेक्टर फॉर्म हमसे पूछ रहा था कूलम्स लॉ का, ये हो जाएगा आपका वेक्टर फॉर्म। हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, किसी चालक की धारिता क्या होती है भाई? धारिता C बराबर Q बट्टा V। क्या होता है बच्चों? C बराबर होता है Q बट्टा V। धारिता मतलब क्या हो गया? कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर। कैपेसिटी, है ना, कैपेसिटी यानी कैपेसिटेंस पूछ रहा है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C बराबर क्या होता है? Q बट्टा V होता है। अगला हमारा सवाल देखिए बच्चों कि किसी कंडक्टर में, अगला जो सवाल कहता है कि आवेशित चालक, है ना, या एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, किसी कंडक्टर को यानी कैपेसिटर को, कैपेसिटर क्या, कंडक्टर क्या है? कैपेसिटर है। तो उसको चार्ज करेंगे तो कितनी एनर्जी उसमें रहेगी? हाफ CV स्क्वायर। कितनी एनर्जी रहती है बच्चों? हाफ CV स्क्वायर एनर्जी उसमें जमा होती है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए बच्चों की, यदि 48 नंबर कहता है कि यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़े गए। कैसे जोड़े गए हैं? समानांतर यानी पैरेलल में जोड़ दिया है। कैसे जोड़ा बच्चों? n कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी C1, हर एक का कैपेसिटी कितना है? C1, और कै गो जोड़ा गया है? n गो जोड़ा गया है। तो हमसे पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों? जानते हो ना आप कि पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और फॉर्मूला होता है अगर सभी कैपेसिटर समान है उनका कैपेसिटेंस, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल हुआ था n इंटू सी। अब n तो n है और c की जगह क्या है? C1 दिया हुआ है, तो यही आपका इक्विवेलेंट पैरेलल में हो जाएगा n इंटू C1। और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? n इंटू C1, n इंटू C1, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, और ऐसे ही ध्यान से देखते चलिए और कमेंट्स भी करते रहिए अपने ऑप्शन। अगर आपको याद रहते हैं तो पहले फटाफट कमेंट कर दिया कीजिए आप लोग, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे
कि वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर कितना होता है बच्चों। देखो हर एक इंसुलेटर का अपना एक ताकत होता है कि उतना इलेक्ट्रिक फील्ड बर्दाश्त कर लेगा, उसके बाद हर हर इंसुलेटर में करंट फ्लो कराया जा सकता है, सबको करंट बनाया जा सकता है। तो हवा में कितने के बाद करंट बहेगा, मतलब कहां तक हवा बर्दाश्त करेगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बर्दाश्त करता है बच्चों 3 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है एयर का होता है 3 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 50 हो गया, अर्धशतक हो गया। यहाँ देखिए ध्यान से बच्चों, है ना। निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है, तो आइंस्टाइन ने बताया था ना, E बराबर क्या होता है बच्चों, mc स्क्वायर, है ना। Which of the following is relation is correct for mass and energy, आइंस्टाइन ने बताया था mass can be converted into energy, energy can be converted into mass, और वो फॉर्मूला था E बराबर mc स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। कहता है 8 का द्विधारी संख्या में बदलना है बच्चों, है ना, यानी कि डेसिमल में दिया हुआ है, बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल 8 का हमको बदलना है। बहुत आसानी से बदल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, हम आपके साथ हैं। 8 को बदलना है, चलिए भाग दे दीजिए 8 में, यहाँ से 2 से 2 चौका 8, क्या गो बचा 0, फिर से 2 दूनी 4, क्या गो बचा 0, अरे 4 में कट गया ना पूरा, फिर 2 इकाई 2, क्या बचा 0। अब यहाँ ये सब मिला के लिख लीजिए, इसको 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 उल्टा लिखिए, 1 0 0 0, है ना, बन गया बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। यहाँ 2 लिख दिया हमने, 1 0 0 0 1 0 0 0 3, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए बच्चों, कहता है नैंड गेट का संकेत क्या होता है। नैंड गेट का संकेत होता है बच्चों, नैंड गेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट, और दोनों को मिला के जो बनता है, तो ये होता है आपका नैंड गेट का आपका संकेत, है ना, सिंबल ऑफ नैंड गेट। अगला हमारा सवाल देखिए कि अर्ध आयु काल यानी टी 1/2 हाफ बोलते हैं उसको, टी हाफ एवं 6 नियतांक में संबंध होता है, यानी रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टाइम एंड डीके कांस्टेंट यानी लेमडा बच्चों, और टी हाफ, इनके बीच क्या संबंध होता है, यानी आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है बच्चों, और फॉर्मूला होता है आपका कि टी हाफ बराबर 0.693 इंटू बट्टा लेमडा होता है ना, 0.693 बट्टा लेमडा होता है। इस फॉर्मूले को भी याद रखें आप, है ना। अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 54 में, देखेंगे आप सभी लोग, कहता है निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है। अल्फा कण क्या होता है बच्चों, हीलियम का न्यूक्लियस होता है अल्फा कण, है ना, तो ध्यान रखेंगे हीलियम न्यूक्लियस आपका आंसर हो जाएगा। हीलियम का नाभिक अल्फा कण के लिए क्या सही है, हीलियम का नाभिक सही है। अगला हमारा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है 55 नंबर की, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है, यह आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा समीकरण सही है बच्चों। ध्यान देंगे आप यहाँ पे कि आप बैलेंसिंग करें यहाँ पर, और अगर आप इसको बैलेंसिंग, सही आपका ये है, बैलेंसिंग कैसे देखो, 90 और 2 92 सही है, और यहाँ देखो 34 और 4 38 सही है, ये समीकरण बैलेंस है और यही आपका सही है। यूरेनियम टूट रहा है और बन रहा है थोरियम, और निकल रहा है हीलियम, ठीक है, इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन रिएक्शन बोलते हैं। जब दो बड़ा नाभिक एक बड़ा नाभिक टूटकर दो छोटा छोटा नाभिक बनाता है, उसको न्यूक्लियर, है ना, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहते हैं अंग्रेजी में उसको। अगला हमारा सवाल आपके सामने है बच्चों, निम्नलिखित में कौन बायो सावर्ट नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है। बायो सावर्ट लॉ का सदिश रूप कौन सा है, तो आप फटाक से आर क्यू देख के मार देंगे, लेकिन गलती हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही नहीं है। आप तो पढ़े थे ये, लेकिन देखो क्यों क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट वेक्टर आपका दिया है, और यूनिट वेक्टर दिया है तो नीचे में आर स्क्वायर ही होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी बराबर म्यू डीएल, म्यू म्यू बट्टा 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर, आर यूनिट वेक्टर बट्टा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। बायो सावर्ट लॉ का आपका इक्वेशन लिखना था, है ना, इक्वेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ का लिखना था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला हमारा सवाल देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 57 नंबर, पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान कितना होता है। पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान होता है 10 के पावर -5 टेस्ला, या अगर आपको गॉस में दिया रहेगा तो 10 के पावर -1 गॉस दिया रहेगा, ठीक है ना, 10 के पावर -1 गॉस, ठीक है। फिलहाल आप याद रखें 10 के पावर -5 टेस्ला। अर्थ के पृथ्वी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है अर्थ के सरफेस पर, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है 10 के पावर -5 टेस्ला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और
कहता है कि धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, है ना, करंट कैरिंग कॉइल का भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, तो P बराबर NIA। राइट, चलिए गई। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि इस सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट जो है करंट कैरिंग कॉइल का, वो क्या होता है, तो वो हो जाएगा फॉर्मूला आपका M बराबर NIA, M बराबर NIA। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है। गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए इनमें से कौन सही है, तो ये फॉर्मूला है, यानी गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। अंग्रेजी वाले बच्चे ध्यान दे, आपसे पूछ रहा है गैल्वेनोमीटर की, गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के लिए कौन सा सही है, तो राइट आंसर होता है C/NAB, C/NAB। ठीक है, C/NAB। यहां भी अंग्रेजी में देख सकते हैं, आपसे वही पूछा था कि विच इज करेक्ट फॉर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, C/NAB। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। याद रखें, एक आदर्श प्रतिरोध, आदर्श एमीटर यानी रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, यानी आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस होता है बच्चों जीरो। कितना होता है, जीरो। और आइडियल वोल्ट मीटर का अगर पूछता तो कितना होता, इन्फिनिटी। ठीक है, ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए बच्चों। कहता है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है बच्चों वेबर। क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, देखिए अगला सवाल है 62 नंबर क्वेश्चन है, लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है, यानी लेंज लॉ इज द रिजल्ट ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। आप सभी को याद है बच्चों कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पर काम करता है लेंज लॉ। तो यहां पर हो जाएगा एनर्जी, क्या हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है कि प्रेरणिक प्रतिघात होता है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस बच्चों हमने, यानी एक्सएल पूछ रहा है, तो एक्सएल बराबर हम लोग जानते हैं ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा बराबर होता है 2πf, तो 2πf इंटू एल हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा एक्सएल का 2πfl। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा बच्चों। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी ऑल नो दैट कि फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, देखिए क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए क्या सही है, यानी कि करंट डेंसिटी के बारे में आपको पूछ रहा है। करंट डेंसिटी के बारे में आपको पूछ रहा है यहाँ पे, तो करंट डेंसिटी क्या होता है, तो करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसी को बोला जाता है करंट डेंसिटी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जे, यानी करंट डेंसिटी को जे से दिखाते हैं बराबर I/A। करंट डेंसिटी के लिए आपका हो जाएगा जे बराबर I/A। अगला हमारा सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है। मोबिलिटी का फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है, आप फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मूला मोबिलिटी का होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है बच्चों 67 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सही है। 1 वाट किसके बराबर होता है। तो बच्चों वाट क्या होता है, वर्क बट्टा टाइम, वर्क का यूनिट जूल, टाइम का यूनिट सेकंड, जूल पर सेकंड। तो 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड होता है, 1 जूल पर सेकंड होता है। ये आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, आपका कहता है नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है। नीला रंग के लिए कलर कोड क्या होता है, तो जैसा कि आप पढ़ते हैं वो शॉर्ट ट्रिक पढ़ते हैं बच्चों, आप सभी को शॉर्ट ट्रिक बताते हैं इसके लिए कि बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, हैज वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ये कलर कोड का जो है एक ट्रिक होता है कि बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला कोई बी रॉय है, उसके पास एक बहुत ही, है ना, गुड वाइफ यानी अच्छी पत्नी है उनके पास एक। तो बी से यहाँ 0, यहाँ 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8
थोड़ा गड़बड़ हो गया लगता है, 1 मिनट फिर से। बीबी रॉय, BROY ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज का नहीं होगा, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा आपका 0 हो गया, 1 2, ठीक है, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8 9। अब ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए पहला भी ब्लैक है, फिर आपका ब्राउन है, ब्राउन के बाद है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन और ये है ब्लू। और आपसे यही पूछा है कि कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस ऑफ ब्लू कलर, ब्लू कलर का कोड क्या होता है? ब्लू कलर का कोड होता है 6। कितना होता है बच्चों? 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक यूनिट होता है? एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर बच्चों, एम्पियर होता है करंट का, ठीक है ना, तो आई कर देते हैं, चलो ठीक है। और आवर होता है बच्चों टाइम का, तो आई इंटू किसके बराबर होता है? चार्ज के बराबर होता है, यानी एम्पियर आवर यूनिट होता है बच्चों चार्ज यानी आवेश का। किसका होता है? आवेश का। और आज का हमारा आखिरी सवाल है बच्चों, देखिए यहां पर किसका कहता है कि निम्नलिखित में लॉरेंज बल के लिए कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द लॉरेंज फोर्स, है ना। फॉर्मूला क्या होता है लॉरेंज फोर्स का? फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो होता है कि किसी चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इन मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो उस पर लगने वाला टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है उसी को हम लोग लॉरेंज फोर्स कहते हैं बच्चों। और फॉर्मूला हो जाता है आपका यहां पर कि F बराबर क्या होता है? तो QE प्लस V क्रॉस B होता है ना। यहां से हो जाता है QE, ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, और आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है QV क्रॉस B। और यहां से हम Q जब कॉमन ले लेते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा E प्लस V क्रॉस B, इसीलिए ये आपका राइट आंसर हो जाता है। यही आपका लॉरेंज फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो ये रहा आपके सामने 70 के 70 सवालों का सॉल्यूशन। बहुत ही दिल लगा के हमने किया आपके लिए, बहुत अच्छे तरीके से समझाया आपको। आप अपना विचार, आप अपना कमेंट जरूर करें और हमें प्रोत्साहित करें ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आए। अगर आप पहली बार आए थे इस चैनल पे और या फिर आप पहले भी आ चुके हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी सब्सक्राइब कर दे। साथ में अपने जितने भी 11th 12th के दोस्त हैं जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको जरूर शेयर करें और उनसे कहें सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। आप खुश रहें, हम खुश रहेंगे और यूं ही हमारा सफर चलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद, आपसे फिर मिलते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि, बाय बाय।